इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जिसको हम इजीली मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हम उसके नेचर में कोई तब्दीली न लाएं तब तक वो मूव नहीं किया जा सकता, वही प्रॉपर्टी इमूवेबल होता है। आमतौर पर ऐसे प्रॉपर्टी को अटैच टू द लैंड बोलते हैं। ठीक है, या अटैच्ड टू द अर्थ। एग्जाम्पल के तौर पर कोई ये बिल्डिंग है तो उसका जो वॉल होता है वो जमीन के अंदर तक होता है। ठीक है, तो उसको इमूवेबल बोलते हैं। आमतौर पे हम उसको इधर से उधर नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बड़ा सा पेड़ है, हम आमतौर पे उसको उधर से इधर नहीं कर सकते। वैसे वो अलग चीजें हैं कि आप वो जेसीबी लगा दो, उसके अंदर से जड़ को उठा के किसी और जगह ले जाओ, वो अलग चीज है। ठीक है, वो उसके नेचर में तब्दीली ला के मूव किया गया है। ठीक है, नॉर्मली आप वहां से उसको पकड़ के इधर नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, फिर कोई ऐसे टावर हो गए जो बहुत अंदर तक जाते हैं लैंड के और खड़ा होता है, उसको भी आप इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो जमीन से अटैच्ड हो। ठीक है, परमानेंटली या मतलब फिक्स किया गया हो, लेकिन वो अब इजीली उसको रिमूव नहीं किया जा सकता वहां से। एग्जाम्पल के तौर पे बिल्डिंग हो गया, या ट्री हो गए। ठीक है, या कोई वॉल हो गया, या कोई टावर हो गया, ये सारे अटैच टू द लैंड में आते हैं। मतलब it essentially property that cannot be moved from one location to another। ठीक है, विदाउट सब्सटेंशियल डैमेजेस। जब तक आप उसको किसी भी तरीके से क्षति नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो मूव नहीं होगा, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। इसी के अपोजिट में अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी देखें तो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसा कोई प्रॉपर्टी जिसको हम इजीली मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बाइक हो गया, मोबाइल फोन हो गया। ठीक है, या किसी भी तरीके का जो गैजेट्स होते हैं आप उसको इधर से उधर लेके जा सकते हैं। मेरा बैग हो गया, नोटबुक हो गया, पेन हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये कहीं ना कहीं मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है, नॉन टेस्टामेंटरी होता है। ठीक है, इट इज नॉट द सेम एज विल, विल के जैसा नहीं होता है। ठीक है, इट्स अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स एज एविडेंस ऑफ अ प्रॉपर्टी ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पार्टी। जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो उसमें जो डॉक्यूमेंट बनते हैं लीगल फॉर्मल, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखा जाता है उसको। एग्जाम्पल के तौर पे सेल एग्रीमेंट है, ठीक है, या गिफ्ट डीड है, या आपके जो है एक्सचेंज डीड है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के फॉर्मल और लीगल डॉक्यूमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं आपको कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस का काम करता है, तो इसीलिए हम इसको इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। ट्रांसफर करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट होता है। तो सेक्शन 7 जब आप टीपीए का पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो उसमें कहा गया है कि एनी इंडिविजुअल हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी or authorized to dispose of transferable, not their own, is competent to transfer such property. This means that person must be legally capable of entering into a contract and either own the property or have the legal authority to deal with it। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर कौन होगा, जो उस प्रॉपर्टी का या तो मालिक होगा, ठीक है, या वो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल होगा, कैपेबल होगा। ठीक है, या उसके पास लीगल अथॉरिटी होगा उस प्रॉपर्टी से डील करने के लिए, तभी वो कॉम्पिटेंट माना जाएगा। तो कॉम्पिटेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि उसका उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, वो जो है प्रॉपर्टी किसी और का नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी उसका होना चाहिए, या लीगल अथॉरिटी कम से कम उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए, किसी भी तरीके के प्रेशर में, दबाव में वो मतलब ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक तरीके का नोटिस होता है जहां पे
जब कोई आप ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो ये माना जाता है कि आपने उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिटेल निकाल लिया है, ठीक है, आपने उसके सारे डॉक्यूमेंट पढ़ लिए हैं। बाद में कुछ ऐसे कमियां आती है डॉक्यूमेंट में जिससे आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो उस नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये मान के चलता है कि जब कोई पर्सन कोई प्रॉपर्टी या कुछ खरीदता है तो उसके पास पूरा नॉलेज होता है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली उसको बताया गया हो या नहीं बताया गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ ले रहे हैं, यहाँ पे आप एक आप लोगों को याद हो लीगल लैंग्वेज में एक टर्म है बायर बी अवेयर, ठीक है, वही वही सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। बायर बी अवेयर का मतलब क्या होता है, अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए। मैं एसी लेने गया, एसी दिया मुझे, ये मेरा काम था कि मैं एसी चेक करके लूं चालू है या नहीं है। मैं घर पे लाया, मैं बोलता हूँ चालू नहीं हो रहा है, तो ये गलती मेरी है ना। आप जब नया लिए, मान के चलिए सामने वाला नहीं दिखाया, तो ये आपकी ड्यूटी थी कि आप चेक करें चल रहा है या नहीं चल रहा है, बिल प्रॉपर दिया है या नहीं दिया है, बिल में किसी भी तरीके का एक्सेस अमाउंट तो नहीं डाल दिया गया है। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस यही बोलता है कि ये सारी चीजें जब आप ट्रांसफर करने के लिए किसी प्रॉपर्टी में जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये जानकारी होगी कि आप वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपके पास ये सारे मतलब रीजनेबल इंफॉर्मेशन है। अगर नहीं है तो ये आपकी कमी है और आपको इसका भरपाई देना पड़ेगा, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस? Under the Transfer of Property Act, constructive notice refers to a situation where a person is deemed to have knowledge of a fact even if they were not directly informed, because a reasonable prudent person in their position would have discovered the fact through due diligence. This means that if someone should have known about something through, अरे वाह, इसके आगे का पेज ही नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, इसके आगे का लाइन इसमें नहीं लिखा है, लेकिन ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें कुल मिला के हमने इसको तो पढ़ा है ना, अभी कंपनी लॉ में भी पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसका मतलब कुल मिला के ये है कि आप किसी कंपनी में या कुछ भी ऐसा, ठीक है, परचेज कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी, तो आप उस प्रॉपर्टी के सारे फैक्ट से अवगत हैं, ये मान के चला जाएगा। बाद में ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि मुझे ये बताया नहीं गया था, मैंने ये देखा नहीं था। जब आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, आप जानकारी लेते हैं, ठीक है, तो ये सब जानकारी आपको लेनी ही चाहिए, ये रीजनेबल केयर आपको होना ही चाहिए, ड्यू डिलीजेंस में आपको सारे फैक्ट डिस्कवर करने ही चाहिए, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मानना होता है। बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो मुझे पता नहीं था, नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मे इम्पोज इजमेंट? कौन इजमेंट इम्पोज कर सकता है, ठीक है। तो अंडर द इजमेंट एक्ट एन इजमेंट कैन बी इम्पोज्ड बाय एनीवन, ठीक है, हु हैज द पावर टू ट्रांसफर देयर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी वेयर द इजमेंट इज टू बी इम्पोज्ड, ठीक है। इजमेंट कौन इम्पोज कर सकता है? तो एग्जाम्पल के तौर पे मेरा कोई प्रॉपर्टी था, मैंने प्रॉपर्टी किसी को बेच दिया, तो अब मैं वो प्रॉपर्टी के साथ अपना इजमेंट उसको ट्रांसफर कर दूंगा, उसको दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर्टी के साथ जो ट्रांसफर हुआ इजमेंट, ये हो गया। तो यहाँ पे इजमेंट जो इम्पोज किया जा सकता है वो कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको उस प्रॉपर्टी पे राइट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई रैंडम आदमी आके इम्पोज कर दे, नहीं होगा, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बंदा होना चाहिए, तभी वो इजमेंट इम्पोज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज अटैच टू द अर्थ मीन? अटैच टू द अर्थ का मतलब क्या? जमीन से जुड़ा हुआ, ठीक है। कौन हो सकता है जमीन से जुड़ा हुआ? ट्री, वॉल, बिल्डिंग, टावर, ये सब मैंने अभी बताया था। तो ये सारे जो हैं अटैच टू द अर्थ में आते हैं। अटैच टू द अर्थ मीन्स एनीथिंग दैट इज आइदर रूटेड इन द अर्थ और एम्बेडेड इन द अर्थ। एग्जाम्पल के तौर पे ट्री, वॉल, बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अटेस्टेड मीन? अटेस्टेड का मतलब क्या होता है?
जब आप कोई एग्रीमेंट बनाते हो तो आपने देखा होगा विटनेस के सिग्नेचर लगते हैं, दोनों पार्टी के सिग्नेचर लगते हैं, नोटरी वाले का सील लगता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें अटेस्टेड का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है। So under the TPA Act 1982, attested means a document is signed and witnessed by two or more individuals who have personally seen the execution। ठीक है, मतलब जो एग्जीक्यूट कर रहा है, sign or affix their mark to the instrument। This process ensures validity and authority of the document। ठीक है। particularly for transfer of property like sale, gift और exchange etc etc। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। आठवां है who is universal donee। Under the TPA Act, a universal donee is a person who receives the donor's entire property, both movable and immovable, as a gift। Specifically under section 128, if a gift comprises the donor's whole property, the donee becomes personally liable for the donor's debt and liability। ठीक है, if existed at the time of the gift but only to the extent of the property received। ठीक है, ये बोल रहा है कि यूनिवर्सल डनी वो बंदा होगा जो डोनर से सारे प्रॉपर्टी रिसीव करेगा। ठीक है, सारे प्रॉपर्टी रिसीव करेगा एज अ गिफ्ट, और उसी में अगर उसके कुछ गिफ्ट डेब्ट हैं या उसका कोई कर्जा वगैरह है तो वो भी उसको जो है लेना पड़ेगा। लेकिन जितने प्रॉपर्टी वो रिसीव करेगा उसी के आकलन में वो कर्जा लेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूं 1 करोड़ का, ठीक है, और मैं उसको कर्जा दे रहा हूं 90 लाख का। समझ रहे हो? तो उसको 10,000 मिल के क्या ही कर लेगा वो, ये 90 लाख का, तो ये 10 लाख लेके कर ही क्या लेगा वो। तो ऐसा कुछ, या 1 करोड़ का प्रॉपर्टी दे रहा हूं और 1 करोड़ का उसको कर्जा भी दे रहा हूं, तो क्या मतलब है? तो आप जब किसी को प्रॉपर्टी देते हैं तो उसके एवज में ही आपको वो देना पड़ेगा, उसका कर्जा भी। अब ऐसा नहीं है कि कर्जा ज्यादा दे दो और फायदा कम दे दो, ऐसा नहीं। नेक्स्ट है व्हाट इज कंडीशनल ट्रांसफर। कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है? विद कंडीशन। मैंने मेरे बेटे को बोला कि भाई तुम 10वीं का परीक्षा दे रहा है, पास हो जा, मैं तेरे को मलाड वाला बंगला दे दूंगा। ये क्या है? ये कंडीशन है। मेरा बेटा पास करेगा, मैं उसको प्रॉपर्टी दे दूंगा, पास नहीं करेगा, प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। ठीक है, तो ऐसा कोई ट्रांसफर जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंडीशन फुलफिल होगा या नहीं होगा। फुलफिल हुआ तो मिलेगा, नहीं फुलफिल होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमेशा याद रखना, कंडीशनल ट्रांसफर में जो कंडीशन होंगे वो वैलिड होने चाहिए। अब कुछ ऐसे कंडीशन होंगे जो अनलॉफुल होंगे कि भाई मैंने मेरे बेटे को बोला कि तू जो है ना फलाने की बेटी को पटा के उससे शादी कर लेना, ठीक है, और फिर उससे तुरंत जो है डाइवोर्स लेना, उसका पूरा प्रॉपर्टी अपना। तो अगर ऐसा करेगा ना तो मैं तेरे को मलाड का बंगला दूंगा। क्या ये मोरली सही है? नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन क्या है? वॉइड है। तो वॉइड कंडीशन अगर आप देते हैं तो ट्रांसफर वॉइड ही होगा, फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। ऐसे कंडीशन जो अनलॉफुल हैं, लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, वो कंडीशन नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, 10th नंबर का क्वेश्चन है, आज के लिए 10 हम लोग करेंगे। व्हाट इज यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। अंडर द टीपीए एक्ट 1882, यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज इज डिफाइंड एज मॉर्गेजर, जो बोरोवर होता है, ट्रांसफर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी लेंडर को, who retains it until the loan is repaid। The mortgagee is entitled to receive the income or profit from the property। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई बंदा लोन लिया, लोन की जगह पे उसको अपने प्रॉपर्टी का पोजेशन दिया। ठीक है, अब जब तक वो लोन नहीं चुकाएगा तब तक वो बंदा उसके पोजेशन से फायदा लेता रहेगा, चाहे वो रेंट पे लगा दे, चाहे वो खुद ही फल सब्जी उगा दे, ठीक है, चाहे वो खुद ही अपने बच्चों को वहां पे रखे, बीवी के साथ रहे, कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो सारे बेनिफिट तब तक लेगा जब तक उसके लोन रीपे नहीं हो जाते। तो यही मॉर्गेज यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज कहलाता है। तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट 50 के। 40 क्वेश्चन हम लोग कल डील करने वाले हैं, तो आप लोग टाइम से आ जाइएगा। थैंक यू। हु मे इम्पोज इजमेंट। कौन इम्पोज कर सकता है इजमेंट? अंडर द इजमेंट एक्ट
an easement can be imposed by anyone who has the power to transfer their interest in the property. ठीक है, where the easement is to be imposed. एग्जाम्पल के तौर पर मेरा कोई प्रॉपर्टी था, ठीक है, और मैंने वो किसी को ट्रांसफर किया, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का पावर मेरे पास है, ठीक है, तो मैं उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करूंगा तो जो चलने का जो वो रहेगा, किसी एक एग्जांपल के तौर पे मेरा कोई घर है, ठीक है, मेरे घर के बाजू से कोई रास्ता जाता है, वो रास्ता ईजमेंट के थ्रू मुझे मिला है, तो जैसे ही मैं वो प्रॉपर्टी किसी और को दूंगा तो वो रास्ता भी किसी और को देना पड़ेगा ना, ठीक है, तो मैं उसको इम्पोज कर रहा हूं यहाँ पे ईजमेंट भी। तो कौन कर सकता है इम्पोज ईजमेंट? वो वही कर सकता है जिसका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो। 11वां सवाल है, व्हाट इज लीज पेंडेंस? लीज पेंडेंस का मतलब क्या होता है? लीज पेंडेंस का मतलब होता है, लीज का मतलब लिटिगेशन, पेंडेंस का मतलब पेंडिंग, ठीक है, तो लीज पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन। Under TPA, the doctrine refers to that the pendency of a suit regarding immovable property. Any transfer of that property by a party to the suit will not affect the right of any party to the suit. ठीक है, ये बोल रहा है कि किसी पार्टी के किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ है और वो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर करो या ना करो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं गिरेगा, क्योंकि वो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है। तो आमतौर पर जो मैटर कोर्ट में पेंडिंग होता है उस प्रॉपर्टी के साथ आप किसी भी तरीके का सौदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लीज पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन ओरल ट्रांसफर? ओरल ट्रांसफर का मतलब, ओरल का मतलब बोल के, ठीक है, मुंह से, तो जब मुंह से बोल के हम किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो ओरल ट्रांसफर कहलाता है। इसके बारे में सेक्शन 9 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब क्या बोलता है ये सेक्शन में पढ़ता हूँ। Section 9 of Transfer of Property Act talks about oral transfer, which says that a transfer of property can be made orally in cases where writing is not legally required. ठीक है, a verbal agreement for transfer is also valid. ठीक है, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जहां पे ओरल ट्रांसफर भी वैलिड माना जाएगा, ठीक है, वहां पे राइटिंग में देने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे वर्बल एग्रीमेंट भी ट्रांसफर को वैलिड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज प्रॉफिट ए पेंड्रे? ठीक है, व्हाट इज प्रॉफिट ए पेंड्रे? तो ए प्रॉफिट ए पेंड्रे इज अ राइट टू एंटर अनदर पर्सन्स लैंड एंड टेक समथिंग ऑफ वैल्यू लाइक मिनरल, टिम्बर, सॉइल, फिश फ्रॉम अनदर लैंड। ठीक है, इट्स अ नॉन पोजेसरी राइट और इंटरेस्ट इन लैंड अंडर द ईजमेंट एक्ट। जैसे कोई किसी के तालाब में मच्छी मार रहा है, ठीक है, तो वो तालाब उसका नहीं है, लेकिन मच्छी मारना अगर उसको उसने परमिट किया होगा कि ठीक है भाई मच्छी मार लो, ठीक है, तो वो कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आदिवासी लोग हैं वो जंगल में जाके लकड़ी वगैरह लेके आते हैं, हालांकि वो उनका नहीं होता, किसी और का होता है, लेकिन फिर भी वो टिम्बर वगैरह निकाल के लाते हैं। गांव घर में आप जाएंगे तो लोग दूसरे के खेत से मिट्टी निकाल के लाते हैं, ठीक है, वो उनका नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको वो जो प्रॉपर जिसका भी वो लैंड रहता है वो उनको देते हैं कि ठीक है भाई आपको निकालना है तो लेके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे अगर आप कहीं से टिम्बर लेते हैं, सॉइल लेते हैं, मछली मारते हैं, ठीक है, किसी के तालाब से, तो ये आपका नॉन पॉजिसरी एक तरीके से राइट है, वो आपका नहीं है, किसी और का है, लेकिन आपको इजमेंट के तहत आप उसमें से लेंगे तो कोई अपराध नहीं। तो यही होता है प्रॉफिट ए पेंड्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? तो अंडर टीपीए एन एक्शनेबल क्लेम इज अ क्लेम टू अ डेब्ट दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय अ मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और प्लेस्ड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इट इज अ लीगल राइट टू डिमांड पेमेंट, ठीक है, विच इज इनफोर्सिएबल बाय कोर्ट। अगर एक्शनेबल क्लेम का सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ऐसा कोई क्लेम जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको पैसे दिए, ठीक है, और मैंने उसके लिए पेपर बनवाए और आप मेरा पैसा नहीं दे रहे हो, तो मुझे कोर्ट जाने का अधिकार है, मैं आपके ऊपर कोर्ट में जाके एक्शन ले सकता हूँ।
तो ऐसे अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका मॉर्गेज वगैरह हुआ है, ठीक है, नहीं मॉर्गेज के लिए नहीं दिया हुआ है, मॉर्गेज नहीं होगा यहाँ पे। अंडर टीपीए एन एक्शनेबल क्लेम इज अ क्लेम टू अ डेब्ट दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय अ मॉर्गेज, ठीक है, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इट इज अ लीगल राइट टू डिमांड पेमेंट इज विच इज इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ठीक है। ये बोल रहा है कि कोई ऐसा पैसा या कोई ऐसा मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उस पे आपका किसी का पेमेंट बाकी है, ठीक है, और उसके लिए अगर आपको कोर्ट जाना है और आप कोर्ट से जाके वो पैसा ले सकते हो, तो उसको हम एक्शनेबल क्लेम बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे घर बेचा, ठीक है, मैंने आपको पूरा पोजीशन भी दे दिया, एग्रीमेंट के हिसाब से आपको 20,000 मुझे देना था, जो घर का एक्चुअल कीमत था, आप वो 20,000 नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो जब एग्रीमेंट बन गया, सब कुछ है मेरे पास, तो अब मैं वो 20,000 के लिए आपको कोर्ट में घसीट सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरा वो 20,000 एक्शनेबल क्लेम हो गया, ठीक है। तो ऐसा कोई क्लेम जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो इस एक्ट के तहत, एक्शनेबल क्लेम कहलाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वनरस गिफ्ट। सेक्शन 127 of Transfer of Property Act talks about onerous gift, which says that an onerous gift is one where the recipient receives property with an obligation, ठीक है, और बर्डन अटैच टू इट। ये बोल रहा है वनरस गिफ्ट का मतलब ये है कि कोई ऐसा गिफ्ट जहां पे आपको प्रॉपर्टी के साथ कुछ बर्डन भी मिलेंगे अटैच्ड, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि प्रॉपर्टी ले लें और बर्डन छोड़ दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो एंटायर गिफ्ट एक्सेप्ट कीजिए विद ऑब्लिगेशन, अगर रिजेक्ट करना है तो आपको सब कुछ रिजेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये होता है ऑनरस गिफ्ट बोलते हैं इसको, सेक्शन 127 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के अंदर इसके बारे में प्रावधान किया गया है। दूसरा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, डिफाइंड मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो आप किसी लेंडर से पैसे लेते हो, ठीक है। तो जब लेंडर से आप पैसे लेते हो तो उसको इतना विश्वास नहीं होता है कि आप पैसे दोगे या नहीं दोगे, ठीक है। तो उसके बदले आप कुछ सिक्योरिटी के तौर पे उनको देते हो, ठीक है, यही कहलाता है मॉर्गेज। Under Transfer of Property Act, a mortgage is defined as the transfer of interest in a specific immovable property, ठीक है, ये याद रखिएगा। This transfer secures the payment of money, loan या debt। आप लोन या किसी से कर्जा लेते हो तो उसके बदले कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी रखते हो, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट जो है उस सामने वाले को मिलता है, तो इसीलिए आपको वो लोन देता है। आपको मैं 50,000 दे रहा हूँ, तो आपका कोई पेपर लूंगा प्रॉपर्टी का या सोने का कोई जेवर लूंगा, कुछ तो लूंगा ना सिक्योरिटी के तौर पे, जिसमें मेरा इंटरेस्ट होगा कि भाई आप पैसा नहीं दोगे तो मैं ये बेच के पैसा निकाल लूंगा, राइट। तो इसे ही मॉर्गेज कहा जाता है। द पर्सन ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इज द मॉर्गेजर एंड पर्सन रिसीविंग द बेनिफिट इज द मॉर्गेजी एंड अमाउंट सिक्योर्ड इज द मॉर्गेज अमाउंट, ठीक है। द डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग द ट्रांसफर इज द मॉर्गेज डीड, ठीक है। ये सारी चीजों को इसमें डिफाइन कर दिया गया है एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइंड चार्ज, 17 नंबर का है। अंडर टीपीए ए चार्ज इज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट सिक्योर्स द पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है, ये याद रखना। जब आप कोई पेमेंट करते हो किसी को, ठीक है, पैसे देते हो, तो उसके बदले आप कुछ तो सिक्योरिटी के तौर पे रखते हो, ठीक है। तो उसमें आपका इंटरेस्ट क्या होता है, क्रिएट होता है कि भाई वो पैसा नहीं देगा तो प्रॉपर्टी मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी में जो आपका इंटरेस्ट होता है सिक्योरिटी के तौर पे, उसी को चार्ज कहा जाता है, भार, ठीक है। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपका उसमें से वो चार्ज काटते जाएगा, तो ये, लेकिन बट डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है। ये जो चार्ज होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओनरशिप ट्रांसफर होगा, ठीक है। Unlike a mortgagee where the lender gains an ownership stake in the property, ठीक है। जैसे मॉर्गेज में अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो ओनरशिप ले लिया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है चार्ज में, ये हमेशा याद रखना। ए चार्ज ओनली प्रोवाइड द लेंडर्स विद द राइट टू क्लेम द प्रॉपर्टी इफ द बोरोवर डिफॉल्ट, ठीक है। ये बोल रहा है
कि चार्ज में आपको सिर्फ वही मिलेगा जैसे लेंडर से कोई पैसा लिया था, अगर वो पैसा नहीं देता है तो उस परिस्थिति में जो है बाय डिफॉल्ट उसको उस प्रॉपर्टी में जो है ओनरशिप मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। है 18 नंबर का डिफाइंड लाइसेंस अंडर ईजमेंट एक्ट। अंडर सेक्शन 52 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट, डिफाइंड लाइसेंस एज अ राइट ग्रांटेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन टू डू or continue to do something on the grantor's immovable property that would otherwise unlawful without such a right. This right is distinct from an easement. ठीक है, लाइसेंस को सेक्शन 52 में डिफाइन किया गया है, वहां बताया गया है कि लाइसेंस का मतलब एक ऐसा राइट है जो एक बंदा किसी दूसरे बंदे को अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कुछ करने के लिए कुछ स्पेसिफिक समय के लिए अधिकार देता है। ठीक है, तो वो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए देता है, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होता है उसमें। और ये जो है एक तरीके का ईजमेंट का दूसरा टाइप है। ठीक है, अगर आप किसी के प्रॉपर्टी में कुछ इंस्टॉल वो लगाओ, ठेला लगा दो, ठीक है, तो ये अनलॉफुल है, लेकिन आप किसी से परमिशन लेकर के उसको पैसे दे करके वहां पे लगाओगे तो ये क्या हो गया, लाइसेंस हो गया। जैसे कोई मेला लगा हुआ है, एक प्रीमाइसेस है, वहां पे मेला लगा है, आपको काउंटर लगाना है, ठीक है, तो वो जो लैंड है जिसका जिसका वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसका है। अगर आप अनअधिकृत जाओगे तो क्या होगा, फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रेसपास, ठीक है, तो ट्रेसपास का चार्ज हो जाएगा। अगर आप उससे परमिशन लेके उसे उसको पैसा देके जो भी है उसका आपको 1 सप्ताह लगाना है, 15 दिन लगाना है, जितने दिन लगाना है उतने दिन का आपको लाइसेंस मिलेगा कि भाई आप इतने दिन तक लगाओ, क्योंकि मेला इतना दिन तक है और आपको उतना स्पेसिफिक पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे राइट्स यही है जो लाइसेंस जो होता है, उसी का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि कोई मेला लगा हुआ है किसी ग्राउंड में, वो ग्राउंड किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का है, वहां पे आपको ठेला लगाना है या कुछ भी लगाना है, ठीक है, तो वहां पे आपको 1 सप्ताह 10 दिन के लिए जितने दिनों का मेला है उतने दिनों का आप लाइसेंस लेते हो और आपको उतना पैसा उनको देना पड़ता है। तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को कुछ स्पेसिफिक समय के लिए कुछ करने के लिए, ठीक है, आपको राइट मिलता है। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए आपको मिलता है। इंजॉयमेंट का मतलब जो भी आपको राइट है वो कीजिए और जैसे ही लाइसेंस खत्म हो गया बाहर आ जाइए। अगर आप ऐसा लाइसेंस लेके नहीं जाते हैं उसके प्रॉपर्टी में तो अदरवाइज वो अनलॉफुल है। ठीक है, तो इसीलिए आप लाइसेंस ले रहे हैं। तो ये होता है लाइसेंस, और ईजमेंट का एक तरीके से लाइसेंस जो है डिस्टिंक्ट वर्जन है। दूसरा है हु कैन अक्वायर एन ईजमेंट। कौन ईजमेंट अक्वायर कर सकता है? तो ईजमेंट कोई भी अक्वायर कर सकता है जिसका प्रॉपर्टी में राइट हो या इंटरेस्ट हो। ठीक है, एन ईजमेंट कैन बी अक्वायर्ड बाय द ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर हुज बेनिफिशियल एंजॉयमेंट द राइट इज क्रिएटेड और बाय एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ द सेम ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। ठीक है, तो हु कैन अक्वायर एन ईजमेंट, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, तो उसके साथ मुझे ईजमेंट राइट मिलेगा। अगर नहीं मिला है तो भी मुझे मिलेगा क्योंकि मुझे आने जाने का रास्ता तो चाहिए। ठीक है, तो ईजमेंट्री राइट कोई भी अक्वायर कर सकता है, लेकिन उसको उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होना चाहिए तभी वो अक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन कैन अ गिफ्ट रिवोक्ड। गिफ्ट कब रिवोक किया जा सकता है? सेक्शन 126 में इसके बारे में प्रावधान है, जहां कहा गया है states that a gift can be revoked only if the donor and donee agree to a specified event that triggered revocation, or if the gift is structured to allow revocation at the donor's will, which is void. A gift can be revoked in the circumstances such as contract made under fraud, undue influence, or by coercion. ये बोल रहा है कि सेक्शन 126 के तहत गिफ्ट डोनर और डोनी के एग्रीमेंट के आधार पे भी रिवोक हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक इवेंट होंगे वहां पे कर सकते हैं आप। ठीक है, या आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गिफ्ट के लिए, अगर उसमें कोई फ्रॉड हुआ हो तो भी आप रिवोक कर सकते हैं। अगर उसमें कोई कोवर्जन हो तो भी आप जो है ये कर सकते हो। ठीक है, और रिवोक्ड बाय डोनर्स विल, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर डोनर्स को जो है अपना कोई विल बनाया है कि भाई इस तरीके से आपको गिफ्ट देना है, ठीक है, जो कि अभी वॉइड हो गया है, अब डोनर्स के विल के हिसाब से नहीं होता है। अगर आपको देना है तो एग्रीमेंट बनाइए, दे दीजिए। ठीक है,
मैं तुमको इतने दिनों बाद दे दूंगा, ऐसा वाला सीन नहीं चलता है, ठीक है। तो ये है, तो गिफ्ट रिवोक करने के 2-3 कंडीशन है। अगर गिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रॉड हुआ होगा, बाय फ्रॉड बना होगा तो रिवोक हो सकता है, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा तो हो सकता है, या कुछ स्पेसिफिक इवेंट के लिए वो बनाया गया होगा तो भी रिवोक हो सकता है, अगर वो इवेंट फुलफिल नहीं होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी। ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी का मतलब क्या है? नेसेसिटी का मतलब क्या है? जरूरी है, ठीक है। और ईजमेंट का मतलब वही जो चलने आने जाने का जो रास्ता मिलता है वो, ठीक है। तो कब ये आने जाने का रास्ता जो है जरूरी हो जाता है? तो एन ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी इज अ लीगल राइट ग्रांटेड टू अ प्रॉपर्टी ओनर व्हेन देयर इज नो अदर वे टू एक्सेस देयर लैंड, ठीक है। ये बोल रहा है जैसे मैंने कोई घर खरीदा, वहां पे पहले आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे तो अब आना जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहां पे घर बना लिए हैं, ठीक है। तो मुझे जहां से पब्लिक रोड को एक्सेस करने में सुविधा होगी मैं वहां से आ सकता हूँ, भले वो किसी और का हो, ठीक है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा? ईजमेंट बाय नेसेसिटी, ठीक है, क्योंकि आपको जरूरत है, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है आपको जो पब्लिक रोड पे लेके आए इजीली, ठीक है। तो यही है। इसके बाद बोल रहा है अलाउिंग देम टू यूज अ पोर्शन ऑफ नेबर्स प्रॉपर्टी फॉर एक्सेस। सही बात है ना, जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है आने जाने का तो वो उसके आसपास का जिसका भी भाई जमीन रहेगा उसी के आसपास से आएगा जाएगा, ठीक है। दिस राइट अराइजेस व्हेन अ प्रॉपर्टी इज लैंडलॉक्ड मीनिंग इट हैज नो डायरेक्ट एक्सेस टू पब्लिक रोड, ठीक है। ये ऐसे परिस्थिति के लिए है ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी जहां पे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज सबरोगेशन। सबरोगेशन क्या है? सबरोगेशन के बारे में सेक्शन 92 में बताया गया है। यह बताता है कि सबरोगेशन विच अलाउज अ पर्सन हु पेज ऑफ mortgage to step into a shoes of the original lender. This means they assume the same rights and liability the original lender had, such as the right to enforce mortgage, foreclosure or sell the property. इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। श्वेता मैडम ने कोई मॉर्गेज किया था हेमंत सर से, ठीक है। और मैंने बोला श्वेता मैडम को कि आप जो है मेरी दोस्त हो, तो मैं हेमंत सर को जो भी आपने लिया था पैसे वैसे मैं उनको दे देता हूँ, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी आपने हेमंत सर को दिया था सिक्योरिटी के तौर पे वो मुझे दे दीजिए। तो मैं हेमंत सर का सब कुछ क्लियर करके वो प्रॉपर्टी वगैरह सिक्योरिटी वाला सब मैं ले लिया। अब मेरा जो सीधा कनेक्शन रहेगा मॉर्गेज और मॉर्गेजी का जो राइट है वो मेरे साथ और श्वेता मैडम के साथ। अब हेमंत सर यहाँ बीच में नहीं रहेंगे, ठीक है। यही होता है सबरोगेशन। मतलब मैंने हेमंत सर का पे ऑफ कर दिया, अब ओरिजिनल लेंडर कौन हो गया? मैं हो गया, ठीक है। अब जो राइट हेमंत सर को के पास था कि भाई मैं उसके प्रॉपर्टी को बेच सकता हूँ, पैसा निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब वो राइट सीधा मेरे पास आ गया। अब मैं श्वेता मैडम के प्रॉपर्टी को चाहूँ, जब वो नहीं पे करेंगी तो मैं सेल ऑफ कर सकता हूँ, फोरक्लोज कर सकता हूँ, तो ऐसा। तो ओरिजिनल लेंडर को हटा के जब कोई और बंदा वहां पे आता है और वो सारे राइट एक्सरसाइज करते हैं तो उसको बोला जाता है सबरोगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब होता है वो ओनर ही होता है लेकिन मतलब ओनरशिप उसके नाम से नहीं होता है, ठीक है। मतलब सारे राइट एक्सरसाइज करते हैं वो, दिखते भी ओनर जैसे ही हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल ओनर नहीं होते हैं। Under Transfer of Property Act, ostensible owner is someone who appears to be rightful owner of a property but not the actual owner. They hold the property in such a way that they seems to have all the rights of ownership, such as the right to purchase, transfer or deal with the property as if they were the true owner, ठीक है। उसके पास ट्रू ऑनर, उसके पास ओनरशिप का भी राइट रहता है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। उसके पास पोजीशन का भी राइट होता है, ट्रांसफर का भी राइट होता है, जैसे ट्रू ऑनर के पास होता है वही, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल भी बताया था कि कोई जब अपन शुरू में कर रहे थे, कोई पिता है वो कहीं बाहर जा रहा था तो बेटे को पूरा मतलब ऑनरशिप के ऑनर के तहत ट्रीट किया कि भाई कुछ भी हो आप कर सकते हो, ठीक है। और बाद में उसने ऐसा कुछ किया तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकता है कि तुमने कैसे किया, प्रॉपर्टी तो मैं बेच सकता था, तुम कैसे बेच दिए।
जब तुमने ही उसको सारे अधिकार दे दिए, ऑस्टेंसिबल ओनर आपने उसको बना दिया, तो फिर वो कुछ अगर ऐसा करता है, ठीक है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। तो ऑस्टेंसिबल ओनर को अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए तो सीधा आपको लिखना है ऐसा ओनर, ठीक है, जो पोजीशन में भी हो, ठीक है, और दिखे भी कि वो ओनर है, ठीक है, मतलब अपीयर्स टू बी दी राइटफुल ओनर बट नॉट एक्चुअल ओनर। एक्सप्लेन पार्ट परफॉर्मेंस। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब है जैसे कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी, ठीक है, उसमें आपने कुछ पैसे पेमेंट किए, उसने आपके कुछ डॉक्यूमेंट बना के दिए, ठीक है, उसने आपको अभी पोजीशन नहीं दिया है, आपने उसको कुछ पैसे नहीं दिए हैं, तो ये क्या हो गया, दोनों तरफ से पार्टली पार्टली परफॉर्म्ड हुआ है, तो यही है पार्ट परफॉर्मेंस। जब वो पूरा पैसा दे देगा और ये जब ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा तो ट्रांसफर क्या हो जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा, ठीक है। तो फुल्ली ट्रांसफर और पार्ट परफॉर्मेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। फुल्ली परफॉर्मेंस का मतलब है एक हाथ पैसा ले, एक हाथ प्रॉपर्टी दे, खत्म हो गई बात, ठीक है। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब है कि भाई मैं अभी आधा पैसा देता हूँ, तब तक आप पेपर वगैरह बनवा के मुझे दे दो, जब मैं आपको आधा पैसा दे दूंगा तब आप मुझे ओनरशिप ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो जब दोनों तरफ से पार्टली परफॉर्म किया जाता है किसी भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये पार्ट परफॉर्मेंस हुआ। अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, part performance refers to a legal doctrine which says that where a party who has partly performed a contract for the transfer of immovable property, ठीक है। तो दोनों तरफ से जब पार्टली परफॉर्म किया जाता है तो वो होता है आपका पार्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन्ट बाय इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्शन का मतलब होता है चुनना, चयन करना। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई एक चुनो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन तब अप्लाई होता है जब कोई प्रॉपर्टी मेरे पास है लेकिन मैं ओनर नहीं हूँ, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी मुझे किसी अपने दोस्त को देना है, तो जो इसका रियल ओनर है मैं उसके पास 2 ऑप्शन दूंगा कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे दोस्त को तू ट्रांसफर कर दे, बदले में मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, ठीक है। अब जो ओनर है उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो प्रॉपर्टी छोड़ दे पैसा ले ले, या पैसा छोड़ दे प्रॉपर्टी अपने पास रखे, ठीक है। तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। लेकिन ये वहीं अप्लाई होगा जहां पे किसी बंदे का ओनरशिप उस प्रॉपर्टी में नहीं है लेकिन वो प्रॉपर्टी वो किसी और को देना चाहता है, ठीक है। तो जो ट्रू ओनर होगा उसके पास ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के तहत 2 चुनाव होंगे, या तो आप पैसे लें और प्रॉपर्टी छोड़ दें, या तो आप प्रॉपर्टी छोड़ दें, पैसा छोड़ दें, प्रॉपर्टी अपने पास रखें। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। Under Transfer of Property Act refers to the election refers to the choice of a person must make when faced with 2 or more conflicting rights, ठीक है, और benefit conferred by an instrument. It means choosing between alternatives where accepting one option implies relinquishing the other, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई एक ऑप्शन एक्सेप्ट कीजिए, दूसरे को डिनाई कीजिए, या दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए, तीसरे को डिनाई कीजिए, ऐसा। तो कोई आपको एक चुनना होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ट बाय ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, जब कोई प्रॉपर्टी खुद से ट्रांसफर की जाती है, ठीक है, बाय विल, तो वो कहलाता है ट्रांसफर, ठीक है। अगर जैसे मान के चलिए मेरे पास कोई प्रॉपर्टी था, मुझे अपने बेटे को विल बना के जाना था, मैं नहीं गया, ठीक है, अगर मैं विल बना के जाता तो वो ट्रांसफर होता। मैं मर गया तो अब इनडायरेक्टली मेरा प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा, मेरे बेटे के पास जाएगा। तो अब जो मेरा प्रॉपर्टी मेरे बेटे के पास जाएगा वो ट्रांसफर नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्रांसमिशन, क्योंकि बाय लॉ वो ट्रांसफर होगा मेरे बेटे को। अगर मैं खुद से बना के जाता बिल तो वो होता है ट्रांसफर। अब वो लॉ के तहत ये माना जाता है कि बाप मर गया है तो उसका प्रॉपर्टी बेटे को जाएगा, तो ये प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ है। तो कोई ऐसा प्रॉपर्टी जब प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ के प्रोसीजर से ट्रांसफर होता है तो वो ट्रांसमिशन कहलाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट which refers to the passing of property or right therein on the death of the owner or due to the other event like insolvency, becoming legally disqualified. Note, when voluntary transfer property such as sale, gift, exchange is called transfer. When by operation of law property transfer
इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। ठीक है, जैसे फादर डाइज, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द चाइल्ड बाय लॉ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी, ये दोबारा पूछ दिया गया है। ठीक है, मतलब मैंने सवाल लिख दिया है। नेसेसिटी का मतलब क्या है, जरूरी है आपको वहां से आना और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस समय पे आपको ईजमेंट बाय नेसेसिटी मिलता है। उस परिस्थिति में आप कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके नेबर आपको आने जाने नहीं दे तो। ठीक है, एक होता है ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन भी। ठीक है, तो ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आप किसी रास्ते से 20 साल से चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको कोई रोक नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वहां पे आपका ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन मिल गया है। ठीक है, ईजमेंट बाय नेसेसिटी का मतलब कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बाहर आने का, तो आप कोई भी रास्ते से आ जाइए। ठीक है, जो आपको इजी लगे, वो आपका ईजमेंट बाय नेसेसिटी हो गया। ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन का मतलब कि 20 साल से कंटिन्यूअसली आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, तो आपका उस पे ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन मिल गया। अब आपको वहां से आने जाने से कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, दुर्भाग्य से अगला सवाल वही है, हाउ कैन ईजमेंट बी अक्वायर्ड बाय प्रिस्क्रिप्शन। अभी ही बताया मैंने कि किसी भी रास्ते से अगर आप 20 साल से कंटिन्यूअसली अनइंटरप्टेड जो है यूज करते आ रहे हैं, तो वो ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है राइट। ठीक है, फिर आपको वहां पे कोई भी नहीं निकाल सकता, वो राइट आपका एब्सोल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, a vested interest refers to a right or benefit in the property that guarantees to a person even if the enjoyment or possession is postponed to a later date। ठीक है, this right is not contingent on the occurrence of any future event and is not affected by the death of the beneficiary before taking possession। ठीक है, मैंने कोई प्रॉपर्टी आपसे खरीदी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपने बोला कि भाई मैं आपको इतने दिनों बाद ट्रांसफर कर दूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे घर नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे पूर्व सीजे आए थे, कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, उनको भी उनका जब टेन्योर खत्म हुआ तो उनको घर छोड़ना था, लेकिन वो घर नहीं छोड़े। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास उनको घर नहीं मिल रहा था। उनकी 2 बेटी हैं, वो डिसेबल है, तो उनके हिसाब से उनको एक घर चाहिए था, तो नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भले ही वो बाद में छोड़े, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो एग्जाम्पल सेट भी नहीं हो रहा है, जाने दो, छोड़ो। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, प्रॉपर्टी देने वाला जो है आपको बोला कि मैं थोड़ा प्रॉपर्टी बाद में छोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम चल रहा है। तो काम जो भी उसमें रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी पे जो आपका राइट है वो वहां से क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी में कुछ अगर तोड़ फाड़ करके जाएगा तो आप उससे वसूल सकते हो। ये क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपका वेस्टेड राइट उसमें क्रिएट हो चुका है। ठीक है, भले ही वो प्रॉपर्टी आपको बाद में दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जो राइट थे, इंटरेस्ट थे, उसमें वेस्टेड वो शुरू हो चुके हैं, तो वही होता है वेस्टेड इंटरेस्ट। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है कंडीशनल, किसी कंडीशन के साथ, कि मतलब कोई कंडीशन अराइज होगा तब आपको मिलेगा, ऐसा। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे भाई, हाँ बोलिए ना। हाँ तो कंडीजेंट सर, कंटिजेंट का अनसर्टेन इवेंट। शर्त, हाँ, तुम ये करोगे तो मैं वो दूंगा। करेक्ट 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 करेक्ट।
देखो, सुनो सुनो, कॉन्टिजेंट का मतलब होता है, कॉन्टिजेंट का मतलब होता है कोई ऐसा फ्यूचर इवेंट, ठीक है, जो होगा या नहीं होगा, दोनों परिस्थिति है उसमें। होगा तो आपको दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपने बेटे, अ, अरे अनबॉर्न बेबी अगर पेट में है तो हैपन और नॉन हैपन का मतलब क्या है? हाँ, नहीं तो वो प्रॉपर्टी किसी और को जाएगा ना तब तक। तो वो हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट है। अच्छा, तो आप ये समझाना चाह रहे हो कि वेस्टेड इंटरेस्ट उस बच्चे के लिए क्रिएट हो जाता है। ओके 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 ओके। नहीं मैं ये ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, करेक्ट है, वो सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन राइट ऑफ फोरक्लोजर, ठीक है। राइट ऑफ फोरक्लोजर का मतलब यह है कि भाई मॉर्गेज का माल जो है, आपको पढ़ के बता देता हूँ। डिफाइन अंडर टीपीए, ठीक है। राइट ऑफ फोरक्लोजर refers to the right of a mortgagee lender to acquire ownership of the mortgaged property when the mortgager default on the payment of the mortgage money. This right, also known as right to foreclosure, allows the mortgagee to extinguish the mortgager's right to redeem in the property, effectively transferring ownership to the mortgage. ठीक है। राइट ऑफ फोरक्लोजर का मतलब यह है कि आपने पैसा नहीं चुकाया, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है उसके पास चला जाएगा, अगर आपने पैसे डिफॉल्ट किए तो। ये खास करके कोर्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, कि भाई वो प्रॉपर्टी, वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है तो आप जो है फोरक्लोजर कर दीजिए। तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो आप प्रॉपर्टी रख के फिर मामला वहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें किसी को और डिटेल में पता है? देखिए, 2 चीज़ें होती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, मॉर्गेजी के कॉन्टेक्स्ट में। एक होता है मॉर्गेजर के लिए, ठीक है? एक होता है मॉर्गेजी के लिए। मॉर्गेजर के लिए क्या होता है, जब मॉर्गेजर के पास पैसा आ जाता है, तो वो पैसा दे के अपना मॉर्गेजर से, मॉर्गेजी से अपना सामान ले लेता है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ रिडम्पशन, कि भाई मेरे पास पैसा आ गया, मेरा प्रॉपर्टी तुम दे दो, मैं तुमको पैसा दे देता हूँ। ये क्या हो गया? राइट ऑफ रिडम्पशन। एक होता है राइट ऑफ फोरक्लोजर, ये किसको मिलता है? ये मिलता है मॉर्गेजी को। अगर मॉर्गेजर उसका पैसा सही समय पे नहीं देता है तो मॉर्गेजर जो है उसका प्रॉपर्टी लेके खत्म कर देगा। कोर्ट में चाहिए तो वो एप्लीकेशन भी दे देता है कि सर वो पैसा मेरा नहीं दे रहा है तो मैं उसका प्रॉपर्टी अपने पास रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखना। राइट ऑफ रिडम्पशन बोरोवर के लिए है और राइट ऑफ फोरक्लोजर लेंडर के लिए है। मतलब जो पैसा दे रहा है उसकी सिक्योरिटी के लिए राइट ऑफ फोरक्लोजर है, ठीक है, और जो पैसा ले रहा है उसके सिक्योरिटी के लिए राइट टू रिडम्पशन है। समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस है। लीज पेंडेंस तो अभी मैंने बताया, जब कोई भी मामला कोर्ट में पेंडिंग होता है तो आप उस प्रॉपर्टी को, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उसका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस इज अ लीगल प्रिंसिपल that ensures property transfer during ongoing litigation are subject to the court's final decision. It means that during a pendency of lawsuit involving property, neither party can transfer the property in a way that could affect the outcome of the case. This doctrine, enshrined in Section 52 of the Transfer of Property Act, aims to maintain the status quo of the property and prevent parties from manipulating the property during pending litigation. कितना अच्छे से एक्सप्लेन है कि मतलब कोई प्रॉपर्टी है जिसका मैटर कोर्ट में गया है तो आप उस प्रॉपर्टी के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं।
स्टेटस को बना के रखना। स्टेटस को का मतलब होता है जैसा है वैसी ही परिस्थिति में रहना चाहिए, किसी भी तरीके से आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं जब तक उसका मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। डिसीजन आएगा फिर आप उस प्रॉपर्टी के साथ जो करना है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट नोट ऑन एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट। एक्सटिंक्शन का मतलब खत्म होना, तो ईजमेंट कब कब खत्म हो सकता है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ईजमेंट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड और टर्मिनेटेड वेरियस वेज। ठीक है, जैसे ये हमेशा याद रखना, ये 13 मार्क्स में या 6 मार्क्स में लिख के ले लो, ये आएगा ही आएगा। एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट, ईजमेंट कब खत्म होता है। ठीक है, तो ईजमेंट बाय पार्टी के एक्ट से भी होता है। ठीक है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। तो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज में क्या होगा, रिलीज। अगर डोमिनेंट ओनर बोले कि भाई मुझे अब आपके जो लैंड है उसका यूज नहीं करना है, ठीक है, सर्वियंट ओनर को बोल दे तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वहीं से कि भाई मैंने अपने राइट जो है रिलीज कर दिए, छोड़ दिए, तो ये बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हुआ। दूसरा है मर्जर। मर्जर का मतलब क्या है, डोमिनेंट ओनर मतलब जिस जो किसी और के प्रॉपर्टी में चल रहा था वो भी प्रॉपर्टी खरीद लेता है जिस पे वो चल रहा था। तो जब आप वो भी प्रॉपर्टी खरीद लिए तो आप ऑनर हो गए। ईजमेंट किसके जमीन पे मिलता है, दूसरे के, तो आप अपने ही जमीन पे थोड़ी ना ईजमेंट राइट रखोगे, राइट, तो वहां पे भी खत्म हो जाता है। तो जब डोमिनेंट ओनर का जो लैंड होता है वो सर्विएंट ओनर के लैंड से अटैच हो जाता है, मर्ज हो जाता है, या उसका ओनरशिप एक ही बंदे के पास चला जाता है, ठीक है, तो वहां पे भी ईजमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है, ये दो हो गया। दूसरा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, कानून के तहत दो तरीके से होता है। पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इफ द प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर थ्रू विच द ईजमेंट इज एक्सरसाइज इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जहां से उस प्रॉपर्टी के लिए रास्ता दिया गया था, ठीक है, वो अब प्रॉपर्टी ही नहीं बचा। भूकंप आया पूरा चला गया, बाढ़ आया पूरा डूब गया, तो आप वहां पे ले सकते हो क्या, नहीं। तो ऐसा कोई इजमेंटरी राइट जहां पे आप एक्सरसाइज कर रहे थे वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो आपको वहां पे नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक घर था जहां से आप आ रहे थे, ठीक है, रास्ता था वहां पे, और ऐसे कुछ जिस प्रॉपर्टी पे आपको रास्ता मिला था, क्योंकि आपका घर था इसीलिए मिला था, अब वहां पे आप बना दिए हैं तालाब। ठीक है, तो तालाब के लिए आपको वो राइट देगा या नहीं देगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के लिए दिया गया था, तालाब के लिए नहीं। आपने जानबूझ के वहां पे तालाब बना दिया, तो क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, इसीलिए आपका वहां पे इजमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिस पर्पज के लिए आपको इजमेंट मिलता है वो पर्पज अगर खत्म हो गया तो भी इजमेंट खत्म हो जाता है, ये लॉ मानता है। दूसरा है परमानेंट चेंज ऑफ यूज, इफ द पर्पज फॉर विच द इजमेंट वाज ग्रांटेड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ठीक है, जिस यूज के लिए आपको दिया गया था वो यूज आपका अब है नहीं। ठीक है, आप अभी मैंने बताया कि आपका कोई घर था, ठीक है, और वहां पे जो है आपको घर से आने जाने के लिए रास्ता दिया गया था, आपने उस स्ट्रक्चर को ही मतलब चेंज कर दिया। ठीक है, जो यूज करना था आपने वो नहीं किया, आप दूसरा कुछ यहाँ पे कर रहे हो, तो वहां पे भी आपका लॉ बोलता है कि इजमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो जरूरत के लिए आपको दिया गया था वो जरूरत अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तीसरा है बाय नॉन यूज, इफ द इजमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर अ कंटिन्यूअसली 20 ईयर इट मे बी एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, अगर 20 साल से किसी रास्ते पे आप नहीं चल रहे हैं तो आपका राइट वहां पे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और फोर्थ है एक्सपायरी ऑफ टर्म, जब आपको कोई रास्ता देता है इजमेंट का, ठीक है, और वो जो है किसी फिक्स पीरियड के लिए दिया जाता है और पीरियड खत्म हो जाता है तो आपका इजमेंट खत्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो इजमेंट आपका बाय एग्रीमेंट होता है इसीलिए वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है लास्टली बाय रिवोकेशन, इन अ लाइसेंस टाइप इजमेंट इट कैन बी रिवोक्ड बाय द गारंटर। ठीक है, अगर लाइसेंस के तौर पे आपको किसी ने इजमेंटरी राइट दिए हैं, ठीक है, तो लाइसेंस जब खत्म होगा आपका ऑटोमेटिक इजमेंट रिवोक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, वही जो मैंने बताया था आपको। तो ठीक है कि आपके पास दो ऑप्शन है, प्रॉपर्टी आपका नहीं है किसी और का है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपको किसी और को देना है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में आप ओनर के पास दो ऑप्शन रखते हैं, या तो आप बेनिफिट उठा लो, ठीक है, और ट्रांसफर कर दो रिजेक्ट, या तो आप ट्रांसफर कर दो बेनिफिट एक्सेप्ट कर लो। दो ऑप्शन है आपके पास। एक्सप्लेन करता हूं मैं। The doctrine of election is enshrined in Section 35 of the Transfer of Property Act. It states that if a person through a legal document transfer property that does not belong to them, ठीक है, उसके पास का नहीं है वो प्रॉपर्टी, but in the same document confers a benefit on the true owner, the true owner must elect or choose either। ठीक है, वो बोल रहा है कि उसको किसी और को प्रॉपर्टी अगर देना है, ठीक है, तो ट्रू ओनर के पास दो ऑप्शन है, एक्सेप्ट द बेनिफिट एंड अलाउ द ट्रांसफर टू देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, या तो आप पैसा ले लीजिए और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर अलाउ कर दीजिए, या दूसरा रिजेक्ट द ट्रांसफर एंड फॉरगॉट द बेनिफिट। आप ट्रांसफर मत करो भाई, मुझे प्रॉपर्टी नहीं बेचना है, तो जो भी बेनिफिट वो दे रहा था वो भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। दिस डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन द इक्विटेबल प्रिंसिपल दैट वन कैन नॉट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द सेम इंस्ट्रूमेंट, applies when a transferor gives away someone else's property while offering them a benefit in the same document. The owner must choose between keeping their property और taking the benefit। या तो आप पैसे लो प्रॉपर्टी दो, या तो प्रॉपर्टी लो पैसे दो, यही दोनों सिचुएशन है। 34 फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के बारे में सेक्शन 53 में है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ठीक है, जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर से डील करता है, आप सभी को पता होगा। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, इसका मतलब क्या है कि फ्रॉड के साथ कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया होगा। ठीक है, नाम में ही आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो फ्रॉड बहुत सारे तरीकों का होता है। मैंने कोई साइकिल बेचनी थी, ठीक है, और मैंने बोला कि भाई ये नया साइकिल ही है, और मैंने आपको नया साइकिल बोल के बेच दिया, और अगले दिन आपका टायर दोनों पंचर हो गया, हैंडल टूट गया, क्योंकि मैंने उसको रिपेयर करा के आपको नया जैसा बना के दिया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे फ्रॉड हुआ। मैंने जो साइकिल बेचा वो बाय फ्रॉड बेचा, मैंने जानबूझ के उसको सेकेंड हैंड साइकिल नया बना के नए भाव में बेच दिया। तो क्या किया हमने, फ्रॉड किया है। तो हम हर फ्रॉड तो इस एक्ट के अंदर नहीं ले सकते। इसमें इस एक्ट में जब हम सेक्शन 53 पढ़ते हैं तो इसमें सिर्फ दो टाइप के फ्रॉड के बारे में ही बोला गया है कि भाई हम जो है 53 हम सिर्फ दो टाइप के फ्रॉड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं, हम आईपीसी तो पढ़ नहीं रहे हैं। आईपीसी में भी फ्रॉड का ये दिया हुआ है 420 में, चीटिंग के बारे में। ठीक है, चीटिंग फ्रॉड सब एक ही बात है। तो आईपीसी में दिया है, लेकिन हम आईपीसी वाला यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ना है, और इसके अंदर जिसके लिए फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के बारे में बात किया गया होगा हमें वो बात करनी है। ठीक है, तो जब आप सेक्शन 53 पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट 53 applies on transfer of immovable property is fraudulent when it is made first with intent to defeat or delay the creditors of the transferor shall be voidable at the option of those creditors। ठीक है, फर्स्ट ये है। और दूसरा है without consideration with the intent to defraud a subsequent transferee shall be voidable at the option of such transferee। ठीक है, ये बोल रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए, मान के चलते हैं मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन लिया। ठीक है, अब मिस्टर बी को पता है कि अगर मैं लोन नहीं दूंगा ना तो मिस्टर बी मेरे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो मिस्टर बी को बिना बताए, बिना उसको इन्फॉर्म किए, सीक्रेटली ए जो है उस प्रॉपर्टी को, जो भी ए के पास रहता है, सारा प्रॉपर्टी मिस्टर सी को बेच देता है। ठीक है, किस लिए बेचता है? ताकि बी को जब ऑप्शन मिले, जब मैं पैसा नहीं दे पाऊं तो वो मेरे प्रॉपर्टी पे दावा ठोकेगा। इससे पहले वो प्रॉपर्टी ही निपटा देता हूं तो वो दावा किस पे ठोकेगा? कहां से वो लेगा मेरे यहाँ से पैसा? ठीक है, तो इस इरादे से कि बी को न दें, इसीलिए वो सी को बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया इसने, क्रेडिटर को, जो यहाँ पे बी था, उसको पैसा नहीं देने के लिए, डिफीट करने के लिए, ठीक है, या उसका पैसा आराम से दूंगा, जब मेरा मन होगा तब तक मैं प्रॉपर्टी निपटा देता हूं तो वो जबरदस्ती नहीं करेगा,
इस हिसाब से उसने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिस्टर ए ने बी को प्रॉपर्टी बेचा है और कोर्ट में सी साबित कर ये जो सी को पूरा प्रॉपर्टी बेच दिया है, अगर ये सी साबित कर दे कोर्ट में कि बी ने इंटेंशनली ए ने इंटेंशनली वो प्रॉपर्टी बी को बेचा है ताकि वो मेरा पैसा न दे पाए, तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो जो ट्रांसफर हुआ है वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। यही है आपका फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर में सेक्शन 53 में पहला क्लॉज। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है विदाउट कंसिडरेशन विद इंटेंट टू डिफ्रॉड ए सब्सिक्वेंट ट्रांसफर शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सच ट्रांसफर। ये बोल रहा है सब्सिक्वेंट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि यहीं पे एबीसी से ही समझाता हूं मैं। मान के चलिए ए ने लोन लिया था किससे? सी से, ठीक है। अब सी को पैसा न देना पड़े इसलिए यहाँ पे उसने बी को बेच दिया, ठीक है। बी को बेचने के बाद ए क्या करता है, वो प्रॉपर्टी बी को बेच दिया है, पता है उसको कि मैंने बी को बेच दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो जो प्रॉपर्टी रहता है बी को बेचा हुआ, वही प्रॉपर्टी मिस्टर डी को बेच देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर बी के बाद सब्सिक्वेंट परचेजर कौन हो गया? डी हो गया। तो यहाँ पे डी को फ्रॉड करने के लिए, चीट करने के लिए उसने पहले से ही बी को बेच रखा है, ठीक है, कि भाई अब डी से पैसा भी मिल जाएगा और मुझे पता है कि प्रॉपर्टी तो मैंने बी को दे दिया है, तो ए को तो दे नहीं सकते क्योंकि जिसका पहले सेल परचेज होता है उसी के नाम से प्रॉपर्टी जाती है, बाद में किसी को बेचा है तो उसका ज्यादा वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो इस इरादे से उसने डी को फ्रॉड करने के लिए बी को पहले बेच दिया था और बाद में डी को बेचा। अगर डी ये बात साबित कर दे कि ये प्रॉपर्टी बी को पहले बेचा जा चुका था, मुझे बस चीट करने के लिए ए ने मेरे से वो प्रॉपर्टी बेचा है, तो बी से जो उसने तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। या इसका जो डी के साथ जो हुआ है ट्रांजेक्शन, अगर उसने पैसा ले लिया होगा तो वो सारा रिफंड इसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो परचेजर होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो क्रेडिटर होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेक्शन 53 बनाया गया है, ठीक है, कि कोई भी प्रॉपर्टी दो बार न बेची जा सके, ठीक है, या कोई भी प्रॉपर्टी किसी से अगर लोन लिया गया है और वो प्रॉपर्टी अगर पहले ही वो किसी को बेच देता है ताकि इसको न देना पड़े, तो वो भी ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के बारे में समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंडीशनल ट्रांसफर। कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है? विद कंडीशन, ठीक है, ट्रांजैक्शन होगा तभी वो कंडीशनल ट्रांसफर कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसके होने या न होने के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्शन, वो ट्रांसफर मतलब वैलिड या वॉइड माना जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई कंडीशन रखे, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल देखिए, इफ एक्स ट्रांसफर प्रॉपर्टी बी टू वाई अंडर दैट कंडीशन दैट वाई मर्डर्स जेड सच अ ट्रांसफर इज वॉइड एज कंडीशन इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा ट्रांसफर जो अनलॉफुल है, ठीक है, कोई ऐसा कंडीशन जो अनलॉफुल है या मतलब इम्पॉसिबल है, ठीक है, या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है, या नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, तो वो कंडीशन आप नहीं लगा सकते। तो कंडीशन आप कैसा लगा सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए एग्रीज टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी इफ बी गेट्स सेलेक्टेड फॉर अ जॉब, ठीक है। यहाँ पे ए जो है वो बोलता है कि बी को कि तुम अगर जॉब सिक्योर कर लो, जॉब पा लो, तो मैं तुमको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या था? जॉब पाने का। अगर वो बंदा बी जो है जॉब पा लेता है तो फिर वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगा, अगर जॉब नहीं पाएगा तो वो प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलेगा, सिंपल, ठीक है। तो कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, कंडीशन लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल कंडीशन वैलिड नहीं माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे है कंडीशन शुड बी वैलिड, ठीक है, पहला प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, दूसरा शुड नॉट बी एन एक्ट दैट इन्वॉल्व्स फ्रॉडुलेंट एक्ट, फ्रॉड नहीं होना चाहिए उसमें कंडीशन के साथ, ठीक है, शुड नॉट बी एनी एक्ट दैट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अब आप कंडीशन दे रहे हैं कि भाई तुम होता है ना प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, तो बाबू चांद तारे तोड़ के ला दो, ये वो करो, ठीक है, तो ऐसे कोई कंडीशन जो इम्पॉसिबल है, कोई ला सकता है क्या चांद तारे तोड़ के? नहीं ला सकता। तो ऐसे कंडीशन भी अगर दे रहे हैं तो वो कंडीशन अपने आप में ही
वॉइड है, वैलिड नहीं माना जाएगा। ऐसे कोई कंडीशन जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, वैलिड नहीं माना जाएगा। ऐसे कोई कंडीशन जो इमोरल एक्ट के लिए हो, वो नहीं माना जाएगा वैलिड। अगर ऐसे कोई एक्ट जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, वो कंडीशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया था मैंने कि उसने बोला कि भाई तू बी का मर्डर कर देगा तो मैं तुमको ये प्रॉपर्टी दे दूंगा। तो अब यहाँ पे बी ने अगर उसको मार दिया तो क्या वो कोर्ट जा सकता है कि सर ये इसने तो बोला था कि उसको मार दूंगा तो प्रॉपर्टी देगा, नहीं दे रहा है? नहीं जा सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफर ही वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ वाला जो है कंडीशन था। ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। ठीक है, ऑस्टेंसिबल ओनर का हमने पहले भी जिक्र किया था। सेक्शन 41 में ऑस्टेंसिबल ओनर के बारे में प्रावधान है। ठीक है, an ostensible owner is someone who appears to be the real owner of a property and is allowed to represent themselves as such. ठीक है, दो आर नॉट ट्रू ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब है कि वो ऐसा ओनर होता है जो दिखता है कि वो ओनर ही है। ठीक है, और उसको अलाउ किया गया होता है कि भाई आप ट्रू ऑनर के तहत काम कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो छिपा छिपा के जो है वो ट्रू ऑनर बनने की कोशिश कर रहा है, नहीं। एंड अलाउड टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज सच। ठीक है, दो दे आर नॉट द ट्रू ऑनर, वो ट्रू ऑनर नहीं है तो भी अगर उसको बोला गया है कि आप ट्रू ऑनर जैसा एक्ट करोगे, ठीक है, आपको पावर दे रहा हूं मैं, तो वो ट्रू ऑनर के जैसा वो एक्ट कर सकते हैं, वही होता है ऑस्टेंसिबल ओनर। लेकिन फिर भी वो ट्रू ओनर नहीं होता है। When the real owner of a property allows another person to appear as the owner, ठीक है, that is ostensible owner, and that person transfers the property for consideration and buyer act in good faith and has taken reasonable care to verify the ownership, then the transfer cannot be challenged by the real owner. यहाँ बोल रहा है जब आप किसी बंदे को रियल ओनर के तहत, ठीक है, या किसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए रियल ओनर का जो है दर्जा दे देते हो, उसको अलाउ कर देते हो कि आप रियल ओनर जैसे एक्ट करो। ठीक है, तो उस परिस्थिति में अगर किसी को वो प्रॉपर्टी बेचता है, बदले में वो कंसिडरेशन भी लेता है। ठीक है, और जो परचेजर है वो गुड फेथ में वो प्रॉपर्टी खरीदता है। ठीक है, रीजनेबल केयर के साथ वेरीफाई करके कि भाई ये प्रॉपर्टी का ओनरशिप इसी के पास है, तब अगर वो प्रॉपर्टी बिक जाती है, सामने वाला ले लेता है, तो रियल ओनर ये नहीं बोल सकता है कि मैंने उसको बोला ही नहीं था बेचने के लिए, वो उसने बेच दिया, नहीं। देन द ट्रांसफर कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय द रियल ओनर। द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर प्रोटेक्ट द बोनाफाइड परचेजर। ठीक है, हु आर मिसलीड बाय अपीयरेंस प्रोवाइडेड दैट दे एक्ट इन गुड फेथ एंड विद ड्यू डिलीजेंस। ठीक है, ये जो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर, वो बोनाफाइड परचेजर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जैसे कैरोलिन मैडम ने बताया था, कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भाई जो परचेजर है उसको अगर वो गुड फेथ में ले रहा है तो कोई ऐसा नहीं कर सकता ना चीट, कि भाई मैं हूँ ओनर और आपने उसको ओनर बता भी दिया और बाद में मुकर जाओ कि मैंने तो उसको बोला ही नहीं था कि ये ओनर है। ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ए अलाउज हिज सन बी टू अपियर एज द ओनर ऑफ ए हाउस बी। ठीक है, बी सेल्स द हाउस टू सी ए बायर हु पेज मनी एंड चेक्स प्रॉपर्टी पेपर। लेटर ए कैन नॉट क्लेम बैक द हाउस फ्रॉम सी बिकॉज ही अलाउड बी टू अपियर एज द ओनर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ए जो है अपने बेटे को मालिक के जैसा अपियर होने के लिए अधिकार दे दिया। ठीक है, और वो जो प्रॉपर्टी सामने वाला खरीदा उसके बेटे से, तो उसने पूरा पेपर वगैरह चेक किया। ठीक है, बाद में ये बोल रहा है कि मुझे वो प्रॉपर्टी नहीं बेचना है, वो तो मेरे बेटे को मैंने ऐसे ही बोला था, वो ऐसे कैसे बेच सकता है, वो तो रियल ओनर है ही नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जब आपने किसी को एक बार अलाउ कर दिया तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल भी यहाँ पे आ जाता है कि भाई आपने अलाउ किया तो किया, बाद में आप मुकर नहीं सकते। ठीक है, तो यही है ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। इजमेंट ऑफ नेसेसिटी, ये तो हमने कल भी बताया था। इजमेंट ऑफ नेसेसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जहाँ पे आने जाने का रास्ता नहीं है, तो जब आने जाने का रास्ता नहीं रहेगा तो आप प्रॉपर्टी को एंजॉय कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो खास करके ऐसे लैंडलॉक्ड मतलब प्लेस या प्रॉपर्टी जहां से आने जाने का कोई एक्सेस नहीं है, ठीक है, कि वो पब्लिक रोड पे कैसे आए, तो ऐसी परिस्थिति में उसको आना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जो रास्ता वो चुनेगा, ठीक है, वो इजमेंट बाय नेसेसिटी कहलाएगा। ठीक है,
अगर वो बंदा उस रास्ते को चुना है कि भाई ये रास्ता जो है सीधे सड़क पे जाता है, तो सामने वाला उसको डिनाई नहीं कर सकता है, वो उसके लिए कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है, कौन? जिसको रास्ता चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं आने जाने का, सॉरी। ठीक है, तो इसीलिए तो ऐसे कोई प्रॉपर्टी जहां पे कोई एक्सेस नहीं है बाहर निकलने का, पब्लिक रोड पे आने का, ठीक है, विदाउट मतलब अनदर लैंड, तो फिर वो अनदर लैंड को ही यूज करेगा आने जाने के लिए, तो वो रास्ता उसके लिए क्या हो जाएगा? ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसी परिस्थिति में अगर सामने वाला भी जाता है ना कोर्ट कि भाई ये मेरे रास्ते से कैसे आ सकता है, मेरे जमीन से, तो कोर्ट भी बोलेगा कि भाई उसको आने जाने का तो रास्ता चाहिए, तुम्हारे घर से ही उसको रोड जो है मतलब पब्लिक रोड मिलता है तो उधर से ही आएगा ना। ठीक है, तो ऐसा है। तो यही है आपका ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए सेल्स पार्ट ऑफ हिज लैंड टू बी, बट बी लैंड हैज नो वे टू रीच द पब्लिक रोड एक्सेप्ट थ्रू एज लैंड। बी हैज एन ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी ओवर एज लैंड फॉर एक्सेस टू पब्लिक रोड। ठीक है, ए ने जो है प्रॉपर्टी बेचा, ठीक है, बी को। अब ए जो जब था तब उसको अपना एक ही रास्ता चाहिए था कि भाई उसी में वो चला जाता था। अब उसने बी को बेच दिया, तो बी को तो रास्ता चाहिए ना आने जाने के लिए। ठीक है, और बी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आने जाने के लिए, तो बी जो है ए के रास्ते से ही आएगा, ए के जमीन से ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके लैंड के अलावा रोड पे आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए को जो मिलेगा ईजमेंट, वो ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बाहर निकलने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का मतलब क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी प्रॉपर्टी आप मतलब फ्यूचर इवेंट के लिए इंडेफिनिट पीरियड तक नहीं रख सकते। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी सब ऐसे ही करके होल्ड करके रख ले तो लोग सरकार का रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? जिसके पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, वो कहाँ से खरीदेगा? ठीक है, तो ऐसे में तो जो जमींदार है वो जमींदार रहेगा और जिसके पास घर नहीं है वो ऐसे ही रहेगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का जो है डॉक्ट्रिन लाया गया। इसके तहत कहा गया है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको उस पर फ्यूचर राइट क्रिएट करना है तो आप एक लाइफ टाइम प्लस 21 ईयर्स तक का ही उसको होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर वो आप यूज नहीं कर रहे हैं तो, अगर मेरा घर है तो मैं तो रहूंगा ही ना भाई, ऐसा। ठीक है, तो मतलब किसी और के नाम से कि भाई ये बड़ा होगा तो वो प्रॉपर्टी उसको जाएगा, फिर वो बड़ा होगा तो उसके, मेरा ये बेटा मरेगा तो उस बेटे को जाएगा, वो बेटा मरेगा तो उसके बेटे को, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का सीधा सिद्धांत है। इसके बारे में प्रावधान है आपके सेक्शन 14 में। जब आप पढ़ेंगे तो बोलता है कि इट प्रिवेंट्स द क्रिएशन ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इंटरेस्ट दैट में डिले द वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड। ठीक है, तो आप किसी भी प्रॉपर्टी को इंडिफिनिट पीरियड के लिए होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। इट प्रोहिबिट एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दैट क्रिएट्स एन इंटरेस्ट टू टेक इफेक्ट आफ्टर अ लॉन्ग और अनसर्टेन पीरियड। ठीक है, आप कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कोई क्रिएशन नहीं कर सकते इंटरेस्ट का कि भाई ये मेरा, मैं अभी विल बना रहा हूँ और उसमें दे रहा हूँ कि मेरे बेटे का जो बेटा होगा ना उसके बेटे को ये प्रॉपर्टी जाएगा, तो ये कितना लंबा हो गया भाई। अब वो जब होगा तब देखा जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो आप इस तरीके से बहुत मतलब इंडिफिनिट पीरियड तक प्रॉपर्टी को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, ऐसा। पर्पज बिहाइंड दिस रूल इज टू इंश्योर दैट प्रॉपर्टी इज नॉट टाइड अप इंडिफिनिटली। ठीक है, एंड रिमेन्स अवेलेबल फॉर फ्री सर्कुलेशन एंड डेवलपमेंट। सही बात है। एग्जाम्पल के तौर पे है, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बीज अनबॉर्न सन टू टेक इफेक्ट आफ्टर एज डेथ। दिस ट्रांसफर इज वॉइड एज इट वायलेट्स द रूल ऑफ परपेचुइटी। ठीक है, ये बोल रहा है कि ए ने अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया बी के अनबॉर्न सन को। ठीक है, और वो इफेक्ट होगा ए के मरने के बाद। अब ए कब मरेगा, बी का बच्चा कब होगा, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का वो कितना लंबा हो गया। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसफर जो है वॉइड माने जाएंगे क्योंकि ये रूल ऑफ परपेचुइटी के वायलेशन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट परफॉर्मेंस। पार्ट परफॉर्मेंस तो मैंने पहले भी बताया था, 2 मार्क्स में भी आया था आपके। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब है कि कोई भी ट्रांसफर आप कर रहे हैं और उसमें दोनों पार्टी ने अपने अपने तरफ से पार्टली परफॉर्म किए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रॉपर्टी बिकना था,
सामने वाले ने पूरे रकम में आधा रकम दे दिया और प्रॉपर्टी वाले ने अपने पूरे पेपर दे दिए, पोजीशन नहीं दिए, ठीक है। तो दोनों तरफ से पार्ट ली है, जब वो पैसा दे देगा पूरा तब ये पोजीशन छोड़ देगा, तो हो गया। जब वो पैसा पूरा देगा ये पोजीशन छोड़ देगा तो वो फुल परफॉर्मेंस हो गया। तो जब तक वो पैसा आधा होल्ड करके रखा है और जब तक ये प्रॉपर्टी पोजीशन में रखा है तब तक वो पार्ट परफॉर्मेंस कहलाएगा। नंबर 40, ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। अनबॉर्न चाइल्ड, यहाँ पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ परपेचुइटी वाला सिद्धांत याद रखना थोड़ा बहुत, ठीक है, कि कोई भी ऐसे राइट क्रिएट नहीं होंगे जो इंडेफिनिट पीरियड के लिए होंगे, ठीक है, ये याद हमेशा रखिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न चाइल्ड। तो ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न चाइल्ड के बारे में सेक्शन 13 में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी बच्चे को ट्रांसफर जो अनबॉर्न है, ठीक है, उसको ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब अपन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या दिया गया है कंडीशन, लिविंग टू लिविंग पर्सन। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको ट्रांसफर करना है तो लिविंग टू लिविंग पर्सन कर सकते हैं, ठीक है, अन्यथा नहीं होगा, फिर वो वैलिड नहीं होगा। तो अनबॉर्न चाइल्ड लिविंग पर्सन है क्या? नहीं है, वो अभी पेट में ही है, जन्म लेगा तब वो लिविंग पर्सन होगा। लेकिन फिर भी हमें ट्रांसफर करना है, तो कैसे करेंगे? क्योंकि मेरा बच्चा है, ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो मैं प्रॉपर्टी अपने बच्चे के लिए ही रखूंगा ना, ठीक है, भले वो जन्म नहीं लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो मतलब क्या बोलते हैं, माता पिता का जो प्यार होता है उसी के लिए ये अनबॉर्न चाइल्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया, ठीक है। अन्यथा कोई जरूरत नहीं था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अनबॉर्न चाइल्ड को देने का। जन्म लेगा तो भाई उसको तो मिलेगा ही ना, अगर उसके राइट में होगा तो अनबॉर्न चाइल्ड को देने की जरूरत ही क्या है। लेकिन होता है ना भाई, बच्चों का मोह वही है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी पिता को ऐसे मोह हो कि मुझे अपने बच्चे को ही देना है, भले वो जन्म लेगा तब जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डायरेक्टली नहीं देने का अधिकार दिया है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, और उसमें कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई आप अपने लाइफ टाइम में, ठीक है, मेरा बच्चा जन्म होगा तो वो प्रॉपर्टी आप मेरे बच्चे को ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। वो लाइफ टाइम एक कंडीशन टाइमिंग रहता है कि भाई इतने साल में मेरे बच्चे होंगे। मोस्टली तो अगर उसको पता है कि भाई मैं मरने वाला हूँ तो उसकी बीवी के पेट में बच्चा होगा ही, ठीक है, तो अनुमान तो होगा ना कि भाई 8 महीना 9 महीना ऐसा कुछ। तो उस हिसाब से फिर वो जितने साल बाद अपने बच्चे के लिए ट्रांसफर करना चाहता है उतने दिन का, ठीक है, लाइफ टाइम उसको जो है राइट क्रिएट करके दे देगा किसी थर्ड पार्टी को, और जैसे ही उसका बच्चा होगा फिर वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा क्लैरिटी के लिए। सेक्शन 13 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। सिंस एन अनबॉर्न चाइल्ड इज नॉट अ लीगल पर्सन, ठीक है, नो प्रॉपर्टी कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू देम। However, a transfer can be made in trust for the benefit provided certain condition. अब कंडीशन क्या है? फर्स्ट है द इंटरेस्ट मस्ट बी क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। अगर कोई प्रॉपर्टी बच्चे को देना है तो बच्चे के इंटरेस्ट के लिए देना होगा। दूसरा है द प्रॉपर्टी द अनबॉर्न चाइल्ड मस्ट बी बॉर्न बिफोर द इंटरेस्ट टेक प्लेस। जब आप किसी आदमी को ट्रांसफर कर रहे हो तो जो टाइम दे रहे हो उसी टाइम में वो बच्चा जन्म होगा तभी उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो आदमी ही मर गया तो फिर वो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो उसमें स्पेसिफिक डेट लिखना पड़ेगा कि भाई 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद ये प्रॉपर्टी मेरे बच्चे को जाएगा। तो अगर वो 4-5 साल वो बंदा जिंदा है तब तो अच्छे से ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि टाइम पे वो ट्रांसफर करने वाला है। अगर वो बंदा मर गया तो फिर वो ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर टू द अनबॉर्न चाइल्ड आफ्टर द लाइफ इंटरेस्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पे ए ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ, ठीक है, बी को दिया कि भाई तुम्हारे लाइफ तक रखो जब तक मेरा बेटा जन्म नहीं ले रहा है, जैसे ही मेरा बेटा जन्म होगा तुम मेरे बच्चे को वो प्रॉपर्टी दे देना। तो बी को दिया है तो मतलब बी जब तक रहेगा तभी तो अब उसके बेटे को देगा ना। अब बी ही मर गया तो कौन देगा? समझ रहे हो? तो देखिए ए ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ एंड आफ्टर बीज डेथ टू एज अनबॉर्न ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। उसने जो प्रॉपर्टी दिया था मिस्टर ए ने कि भाई तुम मेरे पोते को मतलब एज के अनबॉर्न ग्रैंड चाइल्ड को देना था वो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान के चले बी मर गया, ठीक है, इफ द चाइल्ड इज बॉर्न बिफोर बीज डेथ
द ट्रांसफर इज वैलिड। तो बी जब तक नहीं मरा है तभी तक वो ग्रैंड चाइल्ड को दिया जा सकता है, ठीक है। अब मान के चलिए वो ग्रैंड चाइल्ड हुआ ही नहीं और बी मर गया, तो फिर वो जो ट्रांसफर होगा, वो जो राइट था ग्रैंड वो अनबॉर्न चाइल्ड के लिए, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, डिफाइन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ट्रांसफर, व्हाट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड, व्हाट आर द एक्सेप्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, एज एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी आइदर इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। ठीक है, तो ये होता है मतलब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, बाय मॉर्गेज कर सकते हैं, बाय गिफ्ट कर सकते हैं, बाय लीज कर सकते हैं, बाय एक्सचेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो इसमें प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के 6 मोड हैं। पहला सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट, लीज और एक्सचेंज, और एक होता है एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन 5 में एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ पे ये बताया गया है कि द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी आइदर इन प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, कोई भी बंदा जब कोई प्रॉपर्टी किसी को कन्वे करता है, देता है प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर में, ठीक है, एक बंदे को या बहुत सारे बंदे को, लेकिन वो लिविंग पर्सन होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल के जरिए हो सकता है, मॉर्गेज के जरिए हो सकता है, गिफ्ट के जरिए हो सकता है, लीज के जरिए हो सकता है और एक्सचेंज के जरिए भी हो सकता है। वैलिड ट्रांसफर के लिए क्या क्या जरूरी है वो भी आपसे पूछा है। एसेंशियल फॉर वैलिड ट्रांसफर, तो पहला है ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन। ठीक है, मतलब बोथ द ट्रांसफरी एंड ट्रांसफरर मस्ट बी अलाइव एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है तो दोनों पार्टी का जीवित होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा कंडीशन है ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ठीक है, इस एक्ट में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा सकता है आप वही कर सकते हैं। अब इस एक्ट में बोलोगे कि सोने का गहना बेचना है, किसी को ट्रांसफर करना है, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आता है। ठीक है, इस एक्ट में बोलोगे कि मुझे मोबाइल बेचना है, मोबाइल ट्रांसफर करना है, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसमें नहीं कवर है। इसमें बोलोगे मुझे कॉपीराइट ट्रांसफर करना है, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसके लिए कॉपीराइट एक्ट है। तो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी का मतलब है कि इस एक्ट में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा सकता है आप उसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा है कॉम्पिटेंस ऑफ द ट्रांसफरर, द ट्रांसफरर मस्ट बी लीगली कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला है वो प्रॉपर्टी का लीगल ओनर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी और का प्रॉपर्टी वो किसी और को ट्रांसफर कर दे, नहीं। तो ट्रांसफरर का कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है। लास्ट है फोर्थ प्रॉपर फॉर्मेलिटी, जैसे एग्रीमेंट बनता है, विटनेस के साइन होते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये फॉर्मेलिटीज हैं। तो ये सारे अगर आपने कंप्लायंस किए हैं तो आपका ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब इस एक्ट के तहत कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो पहला है स्पेस सक्सेशन, फ्यूचर के लिए, जो एग्जाम्पल के तौर पर मैं हूँ, ठीक है, और मैं मरूंगा तो ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को जाएगा। ठीक है, मेरे बेटे को, मैं मरूंगा तब जाएगा ना, मेरा बेटा पहले ही बेच दे रहा है, तो ये क्या है, ये बेच सकता है क्या, नहीं बेच सकता। तो यही है स्पेस सक्सेशन। दूसरा है राइट ऑफ री एंट्री, नहीं ट्रांसफर हो सकता है। ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। रेस्ट्रिक्टेड हेरिटेज, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। राइट टू सू, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मुझे किसी को केस करना है किसी के ऊपर, ठीक है, तो मैं क्या किसी को और को ट्रांसफर कर सकता हूँ कि तू मेरे बदले केस कर दे उसके ऊपर, नहीं कर सकते हैं। पब्लिक ऑफिस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। पेंशन इस एक्ट के तहत ट्रांसफर नहीं हो सकता किसी और को। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, वाइफ को मेंटेनेंस मिलने वाला है, वो किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। ट्रांसफर अपोज टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। लीगल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें हैं, इतना डेप्थ में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शन याद रखना कि ये सारे एक्सेप्शन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लीज, व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ लेसर एंड लेसी। ठीक है, ए लीज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एज ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू
enjoy immovable property for a certain time। ठीक है, ये बोल रहा है लीज का मतलब कि किसी प्रॉपर्टी को किसी सर्टेन टाइम के लिए जब आप ट्रांसफर करते हो फॉर इंजॉयमेंट। ओनरशिप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ इंजॉयमेंट आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये कहलाएगा क्या, लीज। लेकिन उसमें आप कंसिडरेशन लेते हो, ठीक है, तब होता है वो लीज। अब यहाँ पे पूछ रहा है राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द लेसर, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल डिफेक्ट। अगर आप द लेसर मस्ट डिस्क्लोज टू द लेसी एनी मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी। मैं किसी को भाड़े पे दे रहा हूँ, लीज का मतलब एक तरीके से भाड़ा देना ही होता है, ठीक है, तो भाड़े पे दे रहा हूँ और मैंने बताया ही नहीं कि भाई तुम माल यहाँ पे जब रखोगे ना गोदाम में तो ऊपर से पन्नी चढ़ा देना, मतलब ताल पत्री डाल देना, क्योंकि मेरे जो छत है वहां से पानी लीक होता है, मुझे नहीं बताया गया था और मैं था ये क्या बोलते हैं सीमेंट का व्यापारी, मेरा पूरा सीमेंट जो है बारिश में खराब हो गया, तो मेरा नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे डिफेक्ट के बारे में नहीं बताया। तो ये जो है लेसर की लाइबिलिटी है कि आपको जो है डिस्क्लोज करे जब कोई प्रॉपर्टी वो लीज पे चढ़ाता है। दूसरा है डिलीवरी ऑफ पोजेशन, जब लेसी आपको पैसे दे देता है, ठीक है, और आपको बोलता है कि भाई एग्रीमेंट बना के मुझे ये दे दो, प्रॉपर्टी दे दो ताकि मैं उसका यूज करूं, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको प्रॉपर्टी को डिलीवर करो, ठीक है, मतलब जो भी भाड़े पे चढ़ाए हो, लीज पे दिए हो, अगर आपने पैसे ले लिए हैं तो इसको पोजेशन दोगे ना, तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी लेसर की ड्यूटी होती है। फिर है क्वाइट इंजॉयमेंट, द लेसर कॉन्टैक्ट contract with the lessee that if the latter pays the rent and perform the covenant binding on him, he may hold the property during the time limited by the lease without interruption। ठीक है, जो आपको पैसे दिए गए हैं, ठीक है, जितने समय के लिए दिए गए हैं उतने समय तक आप उसको इंजॉय करने दोगे, ठीक है, उसमें बीच में आप किसी भी तरीके से उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसका खत्म हो गया फिर आप उसको बोलो पैसे लो खत्म करो, ठीक है। नेक्स्ट है राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द लेसी, जो भाड़े पे ले रहा है उसका क्या क्या है। तो एक्सेशन टू प्रॉपर्टी, इफ ड्यूरिंग द कंटिन्यूएस ऑफ द लीज एनी एक्सेशन मेड टू द प्रॉपर्टी सच एक्सेशन शैल बी डीम्ड टू बी कंप्राइज्ड इन द लीज। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी ली है, प्रॉपर्टी में कहीं पानी आ रहा था, मैंने वहां पे कुछ ऐड कराया, ठीक है, तो मैं भाड़े में से काट सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इफ by fire, flood or other irresistible force destroyed property wholly or material part, and after that property permanently unfit for purpose of for you which it was let the lease shall at the option of the lessee be void। ठीक है, ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टी जिस पर्पज से लेना था, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो है फायर में या फ्लड में या किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, तो लेसी जो भाड़े पे ले रहा था वो फिर वो प्रॉपर्टी नहीं लेगा, फिर वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपसे जब ले रहा था वो एंजॉय के लिए ले रहा था, प्रॉपर्टी में कुछ बचा ही नहीं है तो लेगा क्यों, ठीक है। नेक्स्ट है रिपेयर एंड पेमेंट, इफ द लेसर निग्लेक्ट टू मेक विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर नोटिस repair which he bound to make, the lessee may make the same himself at the deduct expenses from the rent। ये बोल रहा है कि आपने अपने मालिक को, रूम मालिक को बोला था कि भाई यहाँ पे पानी आ रहा है, उन्होंने इग्नोर कर दिया और आपने अपने पैसे लगा के फिर उसको जो है रोका, ठीक है, तालपत्री वगैरह डाल दिया, तो अब आपका अधिकार है कि उसमें से रेंट में से आप अपने पैसे काट लो जो आपने लगाए थे, क्योंकि वो काम रूम मालिक का था फिर भी आपने किया। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ रेंट, द लेसी इज बाउंड टू पे द रेंट एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। ठीक है, जो लेसी है उसका ये ड्यूटी है कि भाई टाइम से रेंट पे कर दिया जाए। मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, द लेसी इज बाउंड टू कीप मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ द लेसर। आपको मैंने भाड़े पे दिया है रूम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे रूम का वाट लगा दो, एकदम मेंटेन रखो, साफ सफाई रखो, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गए लेसी और लेसर के राइट्स एंड ड्यूटीज, इसी को राइट एंड लायबिलिटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सचेंज, व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टी टू एन एक्सचेंज। ठीक है, तो एक्सचेंज क्या होता है, प्रॉपर्टी एक हाथ से ले एक हाथ से प्रॉपर्टी दे, ऐसा, ठीक है, उसमें कोई भी फुल्ली कंसिडरेशन नहीं दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा मलाड में प्रॉपर्टी है 1 करोड़ का,
मैंने चर्चगेट में अपने दोस्त से प्रॉपर्टी बदला, उसके घर का कीमत था 90 लाख, ठीक है। हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, लेकिन 1 करोड़ और 90 लाख के बीच 10,000 का 10 लाख हाँ 10 लाख का फासला है, ठीक है। तो मैं 10 लाख उनको दे के अगर प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहा हूँ तो ये एक्सचेंज ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली कंसिडरेशन नहीं है। अगर फुल्ली कंसिडरेशन होता तब तो सेल हो जाता, ठीक है। अगर कुछ नहीं लेते तब तो वो गिफ्ट हो जाता, ठीक है। तो ना हमें गिफ्ट देना है ना हमें सेल करना है, हम एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एक्सचेंज में प्रॉपर्टी ले और दे, हाँ उसमें थोड़े से मॉनिटरी जो है अमाउंट हो सकते हैं आगे पीछे, उसको बराबर करने के लिए, बाकी फुल्ली अमाउंट में नहीं होता है वो, ठीक है, पहली बात। अब यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है, पढ़ देता हूँ एक्सचेंज के बारे में। एक्सचेंज अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एक्सचेंज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 118 as a transaction where two person mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another with neither or both things being money only, ठीक है। आप पैसे लेके पूरा नहीं दे रहे हो और ना ही सामने वाला पैसे लेके आपको दे रहा है, ठीक है। मिक्स होना चाहिए, 10-20 हजार 50 हजार कुछ ऐसा अमाउंट है जो बराबरी के लिए किया जा सकता है, लेकिन टोटल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें था व्हाट आर द राइट एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टीज। तो क्या है राइट, सेक्शन 120 में बताया गया है। कौन कौन से राइट है, पहला देखिए क्या है, किधर गया, हाँ, each parties has the right and is subject to the liability of a seller at to that which he gives, and he has right and liability of the buyer as the which he takes. Seller's obligation, the property transferring must disclose material defect. मैं आपको कोई प्रॉपर्टी बेच दे रहा हूँ, उसके बदले आपसे कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो ये मेरा ड्यूटी है ना कि आपको मैं बताऊं कि मेरे प्रॉपर्टी में क्या क्या डिफेक्ट है, ठीक है। यही ड्यूटी फिर आपकी हो जाएगी, आप भी मुझे बताओगे कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है, आप कुछ छिपा नहीं सकते। जैसे एक होता है ना सेलर और बायर का ऑब्लिगेशन, वैसे ही यहाँ पे है। मैं आपको दे रहा हूँ तो मैं भी जांच परख के लूंगा, आप भी दे रहे हो तो आप भी जांच परखोगे, ये भी आपका अधिकार रहेगा। मेरा ड्यूटी क्या है, मैं भी बता दूं कि मेरे प्रॉपर्टी में क्या प्रॉब्लम है, आप भी बता दो आपके प्रॉपर्टी में क्या प्रॉब्लम है, यही होगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मॉर्गेज, स्टेट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्गेज एंड एक्सप्लेन एनी टू इन डिटेल, ठीक है। मॉर्गेज क्या होता है, तो मॉर्गेज का मतलब वही जो मतलब कोई लोन लिया जाता है, लोन के बदले कोई प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे दी जाती है, ठीक है, यही है मॉर्गेज। मॉर्गेज अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 58 एज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी to secure the payment of a loan, ठीक है, an existing or future debt. The person transferring the interest is the mortgager, the transferee is the mortgagee, ठीक है। जब आप किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, ठीक है, गिरवी रख के सिक्योरिटी पे देके कोई अमाउंट आप लेते हो लोन के तौर पर, ठीक है, तो वही कहलाता है आपका मॉर्गेज। इसके बारे में सेक्शन 58 में बताया गया है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मॉर्गेज के कितने टाइप होते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये मॉर्गेज के सेक्शन 58 में बताए गए हैं। पहला सिंपल मॉर्गेज, दूसरा मॉर्गेज बाय कंडीशन और तीसरा यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज का मतलब क्या होता है कि मॉर्गेजर ने आपको प्रॉपर्टी दिया है, ठीक है, मतलब आपने सामने वाले से लोन लिया, उसके बदले आपने प्रॉपर्टी रखा है, ये है सिंपल, ठीक है। जब आपको पैसे दे दिया जाएगा आप ले लोगे प्रॉपर्टी, आप पैसे नहीं दोगे वो प्रॉपर्टी सेल करके अपना पैसा ले लेगा, ये सिंपल मॉर्गेज। पढ़ देता हूं मैं। सिंपल मॉर्गेज, द मॉर्गेजर बाइंड्स देमसेल्फ टू पे द मॉर्गेज अमाउंट, ठीक है, विदाउट डिलीवरिंग पोजीशन and agrees that the mortgagee may sell the property upon default, ये हो गया। दूसरा है mortgage by condition, the property is ostensibly sold with the condition that the sale becomes absolute upon default of the payment, ठीक है। आप mortgage पर अमाउंट लेते हो, उसमें कंडीशन रहता है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो प्रॉपर्टी मेरा हो जाएगा, उसमें कंडीशन ही रहता है, ठीक है। तो अगर आपने पैसा नहीं दिया तो प्रॉपर्टी उसका, क्योंकि वो कंडीशन के साथ किया गया था। और लास्टली है यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज, इसमें कहा गया है द मॉर्गेजर डिलीवर्स पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी हु इज द इंटाइटल टू रिसीव द रेंट एंड प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड
एज पेमेंट फॉर द डेब्ट। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी पोजेशन से सामने वाले को दिया, उसके बदले आपने पैसे लिए, लोन लिए। ठीक है, अब जब तक आप लोन नहीं दीजिएगा लोन अमाउंट, तब तक वो उसमें से प्रॉफिट निकाल के फिर अपना डेब्ट जो है वो भरता जाएगा। ये है यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। What are the essential elements of a valid gift? What are the different type of gifts? When a gift can be revoked? इसमें 3-4 सवाल एक साथ पूछ दिया है। तो सबसे पहले हम गिफ्ट को डिफाइन करेंगे। अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ए गिफ्ट इज डिफाइंड एज a voluntary and gratuitous transfer of property made by a donor to a donee without, एक सेकंड, हाँ हाँ, अरे यार किधर भाग गया भाई, एक सेकंड, हाँ, without consideration. For a gift to be valid, it must fulfill certain condition, certain element and condition। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो गिफ्ट होता है वो वॉलंटरी होता है। ठीक है, और उसके बदले आप कुछ नहीं लेते, मतलब फ्री में किसी को कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो वो गिफ्ट कहलाता है। ठीक है, गिफ्ट को वैलिड करने के लिए कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो फुलफिल होने चाहिए, उसके बारे में सेक्शन 122 में बताया गया है। पहला है वॉलंटरी ट्रांसफर। जब कोई गिफ्ट किसी को देता है तो वो उसके स्वेच्छा से होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई कोअर्जन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वॉलंटरी ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। दूसरा है ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन। जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो वो बिना कंसिडरेशन के होना चाहिए, बिना पैसे दिए। कुछ पैसा ले लिए तो फिर वो तो सेल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं लेना है, फ्री में देना है, तभी वो वैलिड होगा। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी आपके पास है वही आप गिफ्ट कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है, उसमें मुझे मलाड का घर मिलेगा तो मैं तुमको वो गिफ्ट दे दूंगा। नहीं, जब मिलेगा तब देना। अभी आपके पास है क्या? नहीं है। तो आपके पास नहीं है तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं गिफ्ट के जरिए। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी आपके पास है, ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी आपके पास है वही ट्रांसफर किया जा सकता है। फोर्थ है इंटेंशन टू ट्रांसफर ओनरशिप। आप जब किसी को गिफ्ट करते हैं तो आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे ओनरशिप ट्रांसफर करना है। ठीक है, लास्टली है कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टी। दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए देने वाला पागल है, लेने वाला मतलब बच्चा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, और लास्टली है इसी में एक्सेप्टेंस बाय द डोनी। डोनी एक्सेप्ट करना चाहिए तभी वो गिफ्ट होगा। आप किसी को दे रहे हैं और वो ले ही नहीं रहा है तो फिर कैसे गिफ्ट होगा? ठीक है, तो लेने वाला एक्सेप्ट करना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। और नेक्स्ट है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, विटनेस के सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो अगर ये 6-7 एसेंशियल कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो जो आपका गिफ्ट होगा वो वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ गिफ्ट। कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है कंडीशनल, मतलब विद कंडीशन के साथ। दूसरा होता है अनकंडीशन, मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं होता। फिर है वनरस गिफ्ट, मतलब गिफ्ट के साथ आपको कोई बर्डन मिलेगा, वो भी आपको लेना है। और लास्ट है फोर्थ नंबर का वॉइड गिफ्ट। वॉइड गिफ्ट का मतलब कोई ऐसे एसेंशियल कंडीशन जो मैंने ऊपर बताए वो फुलफिल नहीं हुए हैं, तो वो हो जाएगा वॉइड कंडीशन। ठीक है, रिवोकेशन कब हो सकता है? अगला सवाल इसी में था कि बाय रिवोकेशन कैसे होता है। तो रिवोकेशन हो सकता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों अगर सहमति जता रहे हैं तो रिवोक कर सकते हैं। लीगल डिसेबिलिटी ऑफ डनी, जो ले रहा था वो लीगल डिसेबल हो गया, मतलब जिस कंडीशन के साथ उसको दिया जा रहा था वो कंडीशन खत्म हो गया। ठीक है, लीगल डिसेबल हो गया तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ कंडीशन, कंडीशन फुलफिल नहीं किया, रिवोक हो जाएगा। और लास्ट है सेसेशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, व्हाट इज ईजमेंट? एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ एन ईजमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट क्या है? तो ईजमेंट डोमिनेंट ऑनर जो है सर्वियंट ऑनर के लैंड से अगर आता जाता है, ठीक है, तो उस पे जो राइट उसको मिलता है वो ईजमेंट्री राइट कहलाता है। ठीक है, उस पे फिर अगर वो 20 साल से चलते आ रहा है तो ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन उसको बोल सकते हैं। सवाल आगे पूछ रहा है एसेंशियल ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट के लिए एसेंशियल क्या है?
तो दो पार्टी होना चाहिए, एक डोमिनेंट पार्टी होना चाहिए जो दूसरे का लैंड यूज करेगा, और एक सर्विएंट पार्टी होना चाहिए जो अपना लैंड उसको यूज करने देगा। ठीक है। दूसरा एसेंशियल ये है कि दोनों प्रॉपर्टी के ओनरशिप अलग अलग होने चाहिए, एक ए का होना चाहिए और एक बी का होना चाहिए, दोनों ए का ही नहीं होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा है राइट मस्ट बी यूजुअल काइंड। चौथा है नो एक्सक्लूसिव पोजीशन। इजमेंट में जो है एक्सक्लूसिव पोजीशन का राइट नहीं मिलता, आप सिर्फ यूज कर सकते हैं। ठीक है। और पांचवा है राइट इज अटैच टू द लैंड। जब आप वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको उस लैंड के साथ ही वो राइट मिल जाएगा आने जाने। ठीक है। तो ये है एसेंशियल। नेक्स्ट पूछ रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ इजमेंट। कितने टाइप का इजमेंट होता है? 4 टाइप का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस इजमेंट। ठीक है। जो आपको डेली चाहिए, जैसे हवा चाहिए आपको डेली, लाइट चाहिए आपको डेली। ठीक है। तो कहाँ से लेंगे? विंडो से। तो आपके विंडो को कोई ढक नहीं सकता, वो भी एक तरीके का इजमेंट ही है। दूसरा है डिसकंटिन्यूअस इजमेंट। जैसे आप किसी के लैंड से आते जाते हैं, तो आप 24 आवर्स तो आते जाते नहीं रहोगे ना। आप एक बार मार्केट जाओगे, एक बार मार्केट से आओगे, एक बार मूवी देखने जाओगे, दूसरी बार मूवी देख के आओगे, यही सब करोगे ना, कंटिन्यूअसली तो नहीं चलोगे। तो डिसकंटिन्यूअस इजमेंट का मतलब वो होता है। तीसरा है अपेरेंट इजमेंट। अपेरेंट इजमेंट का मतलब जो दिखता नहीं है। ठीक है। जैसे पानी का पाइपलाइन, वो हर किसी के जमीन से होके जाता है। ठीक है। तो वो क्या हो गया? वाटर अक्रॉस अनदर लैंड इज अ क्लासिक एग्जांपल फॉर अपेरेंट इजमेंट। ठीक है। जिसका एग्जिस्टेंस आपको दिखता नहीं है। लास्ट है नॉन अपेरेंट। एन इजमेंट हैज नो परमानेंट साइन। इसमें कोई साइन ही नहीं होता है, वो होता है नॉन अपेरेंट इजमेंट। ठीक है। क्षमा चाहता हूँ, 46 पे ही रोकना पड़ेगा। 10 बजे से उनका लेक्चर है, 5th सेमेस्टर का, उनका भी एग्जाम है कल। ठीक है। तो अपन लेते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। अब 2-3 सवाल नहीं भी जाएगा तो चलेगा क्या? बाकी वही है ट्रांसफर एंड मतलब रूल अगेंस्ट परपीचुइटी, ये बताया ही था मैंने। ठीक है। तो मैं अपलोड कर दूंगा आज कैसे भी करके। थैंक यू सो मच।